जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से हैं? 6 जजों का इशू बहुत फैलता चला जा रहा है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में आज के दिन सिर्फ इस इशू के अलावा कोई इशू नहीं था, जबकि और बड़े इश्यूज आए, लेकिन इस इशू की वजह से वो दबते चले गए। अब ये जो 6 जजेस का इशू है, अल्टीमेटली इसका नतीजा क्या निकलेगा, पूरी डिटेल के साथ हम आपको इसी वीलॉग में बताएंगे। और फुल कोर्ट इजलास इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चल रहा है। जिस वक्त हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त तक इसका नतीजा नहीं निकला। वो जब नतीजा निकलेगा तो आपके सामने वो भी रखेंगे, लेकिन उससे क्या अखज़ किया जा सकता है और क्या उसके नताइज निकल सकते हैं, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने गवर्नमेंट के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया आखिर में, उसके ऊपर भी बात करेंगे। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने खत लिखा और उस खत के बाद एक कोहराम सा बर्पा हो गया। आज के दिन मुख्तलिफ बार काउंसिल्स ने उस खत के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कहा कि एक कमीशन बनना चाहिए और इन तमाम जजेस से बुला के बाकायदा इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए और फिर उसके बाद जो जो जिम्मेदार हैं उन सब के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने जब इस सारे इशू को एवेलुएट किया तो उसमें से 3 पॉइंट्स निकले जो हम आज के वीलॉग में आपके सामने रखेंगे। पहला पॉइंट तो वो ज़ाहिर है कंसर्न है जजेस का, जो ज़ाहिर है बड़ा सीरियस है। मैं कल भी बता चुका हूँ आपको कि पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले इस टाइप का कोई वाक़या नहीं हुआ कि 6 सीनियर जजेस जो हैं वो ख़त लिख दें और वो बाकायदा स्टेट के सामने खड़े हो जाएं और उस ख़त में वो डिक्लेयर करें कि खुफिया इदारे हमारे, जिसमें ISI का नाम लिया उन्होंने, वो हमें प्रेशराइज़ कर रही है और हमसे अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवा रही है। उसमें ज़ाहिर है तारक जहांगीरी साहब जो जज हैं हाई कोर्ट के, उनके रेफरेंस ये बताया गया कि उनके घर में कैमरे लगे थे, उनके बेडरूम में जो मास्टर बेड है जिसको जैसा खुद इस्तेमाल करते हैं और उनकी बेगम साहब इस्तेमाल करती हैं, उसके अंदर भी एक कैमरा लगा हुआ था, बल्कि जो उनके ऊपर लाइट थी उस लाइट के अंदर फिक्स किया गया था और उसके अंदर एक USB भी थी और साथ एक चिप भी थी जिससे वो ज़ाहिर डाटा कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र होता होगा। फिर जब उन्होंने वो चिप निकाल के देखी तो उसके अंदर से ज़ाहिर है जो प्राइवेट पिक्चर्स थी, जो प्राइवेट जो फुटेजेस थी वो निकली। और इसके साथ साथ फिर एक 12 मई 2024 का ख़त है जो उन्होंने आमर फारूक साहब जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको लिखा था जज साहबान ने। उस ख़त में ये बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एक हैं और मैं नाम उनका जानबूझ के नहीं दे रहा, लेकिन बहरहाल इस वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद है। और उन्होंने एक शिकायत की कि मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर डाला जा रहा है। और जब उन्होंने जस्टिस आमर फारूक साहब को बताया तो बजाय इसके कि जस्टिस आमर फारूक साहब उसकी हौसला अफसाई करते, उसको बुलाते, उसके साथ खड़े होते, उन्होंने उल्टा उसको OST बना दिया और बाद में फिर उसको दोबारा पंजाब वापस भिजवा दिया। इसका जिक्र भी किया गया है। फिर कुछ जजेस ने यह भी बताया कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, हमें ये तक पता नहीं होता था और हमें बाकायदा, फिर एक जज साहब ने यह बताया कि मेरे अजीज़ को गिरफ़्तार करके उसको बाकायदा उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। फिर एक जज साहब ने यह भी कहा कि मेरे बेटे का जो वलीमा था उसे मौखर कर दिया गया था। तो इस टाइप के जो चीज़ें उस ख़त के अंदर है। अब हम अगर इस ख़त को सही समझ लें, इसी तरह एज इट इज़ समझ लें, तो मेरा ख्याल ये है कि फिर तो बहुत बड़ी इंक्वायरी बनती है। खुफिया अदारे जो होते हैं वो दुनिया में, पूरी दुनिया में जहाँ पे भी स्टेट के ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर असरअंदाज होते हैं। ये एक हकीकत है जिससे हम अपने आप को साइड पे नहीं कर सकते। आप अमेरिका में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, आप फार ईस्ट में चले जाएं और अरब मुल्कों के अंदर तो ये ज़ाहिर है वहाँ पे बादशाहत है, वहाँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई चीज़ जो है वो बादशाह की मर्ज़ी के बगैर हो सके। फिर आप सेंट्रल एशिया चले जाएँ, फिर आप लैटिन अमेरिका के मुल्कों में चले जाएँ, हर जगह पर जो रियासत है वो इफ़ेक्टिव होती है, वो असरअंदाज होने की कोशिश करती है हर इदारे के ऊपर। और इस्टेब्लिशमेंट का, रियासत का काम ही है कि वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले दे और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मुल्क चलाए। ये एक हकीकत है। लेकिन दुनिया में सिस्टम इस तरह नंगा नहीं होता जिस तरह पाकिस्तान के अंदर नंगा हो चुका है कि आपको प्रॉपर हर जगह उसकी फीलिंग आती है कि इस जगह पे वो सिस्टम मौजूद है। तो अब अगर वाकई ही एजेंसियों की तरफ से इन जजेस की आर्म ट्विस्टिंग की गई है तो फिर मेरा ख्याल है एक इंक्वायरी बनती है, इदारे के अंदर भी बनती है और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी बनती है कि जब आपके पास लोग हैं इंटेलिजेंस के, तो क्या उनके पास यही तरीका है कि वो बंदे को अगवा कर लें, वो बंदे को तशद्दुद का निशाना बना लें, वो बाकायदा उनकी वीडियोस बनाना शुरू कर दें, उनकी ऑडियोज़ इकट्ठी करनी शुरू कर दें, फिर उनको प्रेशराइज़ करें? क्या इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कि जिसके तहत आप लोगों को कन्विंस कर सकें या बात कर सकें या अपना मौक़िफ़ बयान कर सकें या उनको समझा सकें? और जब खुफिया हाथ होता है तो फिर खुफिया हाथ वो खुफिया रहना चाहिए। अगर वो ऑब्वियस हो जाए, वो नज़र आना शुरू हो जाए तो फिर ज़ाहिर है फिर वो खुफिया नहीं रहता।
तो पाकिस्तान का अलमिया अब ये है कि वो तमाम इदारे जिनका कभी नाम भी नहीं लिया गया था, कभी लोगों ने उनका जिक्र भी नहीं किया था, और अगर किसी जगह को प्रेशर था भी तो किसी ने उसका इजहार नहीं किया था, अब वो ओपन हो गया, इतना ज़्यादा ओपन हो गया कि अब वो हर जगह पे नज़र आता है और लोग बाकायदा उस पर बोल रहे हैं। तो इसका पहला पहलू तो ये है कि इदारे के अंदर भी कहीं ना कहीं रियलाइजेशन होनी चाहिए और इदारे को खुद भी सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम गलत टेक्निक से इस्तेमाल कर रहे हों और उन टेक्निक्स की वजह से सोसाइटी के अंदर ख़राबी पैदा हो रही हो और उससे हमारा इदारा और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मजमूई तौर पर बदनाम हो रही हो। तो इदारे को अपने अंदर भी ये सोचना पड़ेगा। फिर अगर वो ऑफिसर्स अपने जो मैंडेट है, जो उनकी ड्यूटी है, उससे अगर आगे निकल रहे हैं, अगर बाहर निकल रहे हैं, तो फिर फौरी तौर पे उनका मुहासबा होना भी ज़रूरी है। लेकिन अब यहाँ पे एक और सवाल भी पैदा होता है कि क्या ये पहली मरतबा हो रहा है? अगर तो ये पहली मरतबा हो रहा है तो फिर डेफिनेटली इन सबको सजाएं हो जानी चाहिए। लेकिन उससे पहले जो सूरत थी वो आपके सामने थी, बल्कि आपको याद होगा कि आईजी सिंध को बाकायदा एक सेक्टर कमांडर ने अपने दफ्तर बुला के हुक्म जारी किया था कि आपने मरियम नवाज को गिरफ्तार करना है, और उससे पहले ज़ाहिर आईजी गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे, उन्होंने इनकार कर दिया था। फिर उन्हें बाकायदा बुला के और उन्हें अपने दफ्तर में बिठा के उन्हें हुक्म दिया गया था कि आपने उनके खिलाफ FIR करनी और फिर उन्हें गिरफ्तार करना, और फिर FIR पुलिस ने की और एक बड़ा बहरान पैदा हो गया उस वक्त, और इतना बड़ा बहरान पैदा हो गया कि पुलिस ऑफिसर ने इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया। उस वक्त जनरल बाजवा साहब का दौर था और ये कराची के सेक्टर कमांडर जो उस वक्त ISI के थे, उनका ये वाक़या था, और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी। मुझे आज भी याद है कि इमरान खान साहब के जो वज़रा थे, बड़ी लंबी लंबी उनकी ज़ुबानें होती थी, और वो उस वक्त जो मुक़तदरा थी, जो ISI थी, जो इस्टेब्लिशमेंट थी, उसको सपोर्ट कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि जी IG की क्या मजाल है कि वो इस किस्म की बातें करें, और पुलिस वाले करप्ट होते हैं और ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं। उस वक्त पूरी गवर्नमेंट जो इमरान खान साहब की थी वो ISI के साथ खड़ी थी, और उसके ऊपर किसी जज ने कोई नोटिस नहीं लिया था, ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिया, ना यहाँ पे हाई कोर्ट्स के अंदर ये इशू आया, और वो जो फैसला था वो सिर्फ पुलिस और उसके साथ साथ ISI के दरमियान रह गया था, और अल्टीमेटली जनरल बाजवा साहब को नोटिस लेना पड़ा था और उन्हें अपना ऑफिसर वहाँ से वापस बुलाना पड़ा था, और उसके बाद जाके पुलिस ने काम करना शुरू किया था। तो ये उस वक्त का वाक़या ये। फिर अगर आप पनामा केस का देख लें, पनामा केस पाकिस्तान का पहला केस था जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक निगरान जज बनाया था, और वो निगरान जज जस्टिस इजाजुल अहसन साहब बाकायदा व्हाट्सएप करके फैसले लिखवाते थे, और जजेस ने ये तस्लीम किया कि हमें ऊपर से प्रेशर था। इवन जज अरशद मलिक जो बाद में जो फौत हो गए, उनका एतराफ़ी बयान भी है, और बाकायदा एक वीडियो बयान है जो ज़ाहिर गलत रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन बहरा रिकॉर्ड हुआ था, जिसके अंदर पूरी डिटेल उन्होंने बताई थी कि हमें बुला के बाकायदा जस्टिस साकिब निसार साहब ने ये कहा था कि जनाब आपने ये काम करना है, और वो डॉक्यूमेंट था। और फिर वो जो जज था वो ज़ाहिर है इन्हीं जजों का मज़ाहिर था, क्या इनमें से किसी ने उसका नोटिस लिया, और क्या इन 6 जजों में से कोई एक जज उसके साथ खड़ा हुआ, अरशद मलिक के साथ खड़ा हुआ, और फिर अल्टीमेटली उस बेचारे का नतीजा क्या निकला कि वो डिसमिस भी हुआ, और फिर वो बड़ी उसरत में, बड़ी बेजारी में, बड़ी परेशानी में वो दुनिया से रुखसत हो गया। तो उस वक्त भी अगर प्रेशर था तो मेरा ख्याल है इन जजेस को, अगर ये उस वक्त 3 थे या 4 थे, उस वक्त उन्हें उसके साथ खड़ा होना चाहिए था। तो जब अरशद मलिक की बारी थी तो आप उस वक्त उनके साथ खड़े नहीं हुए, जब मरियम नवाज का इशू था तो आप उसके साथ खड़े नहीं हुए, और जब पनामा केस चल रहा था तो आपने उस वक्त अपनी सुपीरियर जुडिशरी को, अपने बासेस को ये नहीं बताया था कि जनाब इस तरह नहीं होता जिस तरह आप करना चाहते हैं, आप बाकायदा हमारी आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि आपकी मर्जी का फैसला आए। और उस वक्त ये बात भी सबको पता है, और ये कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है कि बाकायदा फैसले हुए आते थे और जज साहबान जो थे उसके ऊपर सिर्फ दस्तखत करते थे। बल्कि पनामा का केस जो था, मैंने खुद एक कॉलम लिखा, खुद बताया, और एक बहुत बड़ा सच है ये सब कि जस्टिस साकिब निसार के दौर में वो फैसला ही 2 वकला ने लिखा था और लाहौर के अंदर लिखा था, और उसमें जस्टिस साकिब निसार साहब शामिल थे, और फिर वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जारी हुआ था। इससे आप अंदाज़ा लगाएं। और वो फैसला क्या था? वो इमरान खान साहब को सादिक और अमीन डिक्लेयर करने का फैसला था, बनी गाला का जो इशू था, आपको याद होगा। तो जनाब उस दौर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर होता था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर प्रेशर होता था, एहतसाब अदालत के जजेस के ऊपर प्रेशर होता था,
इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत थी उसके ऊपर प्रेशर होता था, और फिर बाकायदा ऑफिसर्स वहां पे जजों के पास जाते थे, और फिर वो जब वहां से निकलते थे तो रिपोर्टर्स उनसे मिलते थे और वो बाकायदा वीडियो रिकॉर्ड करके वो सोशल मीडिया के ऊपर और बाकी आम मीडिया के ऊपर चलती थी। लेकिन उस वक्त इन 6 जजों में से कोई एक जज भी ऐसा नहीं था जो अपने साथी जजों के साथ खड़ा हुआ। फिर शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का केस है। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के ऊपर जब प्रेशर आया तो उन्होंने बाकायदा बार में खड़े होकर उसका एतराफ़ किया और खुद बताया कि कौन कौन उनके पास आता है और किस तरह उनको प्रेशराइज किया जाता है, और फिर उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई हुई। जब कार्रवाई हुई तो ये जजेस उस वक्त अदालत के अंदर मौजूद थे, ये हाई कोर्ट का हिस्सा थे। इनमें से एक जज भी ऐसा नहीं था जो अपने कोलीग के साथ खड़ा हो या जिसने कहा हो कि जनाब कोई मसला नहीं है, आप वाकई सच्चे हैं और आप हक पे खड़े हैं और हम सब आपके साथ खड़े हैं। एक जज भी नहीं था। बल्कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, हमने अपनी वीडियोस जो थी आपने देखा होगा, हमारे अपने चैनल पे उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ था, वो चला था। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ये कहते थे कि मैंने खुद अपने कोलीग जजिस से रब्ता किया था लेकिन उनमें से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था, और उससे शौकत अजीज सिद्दीकी साहब अकेले थे। फिर उन्होंने बाकायदा 6 साल इन्हीं सड़कों के ऊपर मार खाई, लेकिन किसी एक भी जज ने उनका हाथ नहीं पकड़ा। तो उस वक्त अब सवाल ये है कि उस वक्त अगर एक जज सच बोल रहा था और बाकायदा नाम लिख रहा था, नाम बता रहा था कि किसने उनको बुला के या किसने उनके घर आके ये बात की, तो उस वक्त इनको चाहिए था कि ये अपने साथी जज के साथ खड़े होते, लेकिन उस वक्त इनमें से कोई शख्स साथ खड़ा नहीं हुआ। फिर आप देख लें 2017 का देख लें दौर, फिर 2018 का दौर देख लें, फिर 2019 का दौर देख लें, फिर 2020 का देख लें, फिर 2021 का देख लें, फिर 2022 तक चले जाएं आप। क्या अदालतों के अंदर प्रेशर नहीं था? क्या ख्वाजा साद रफीक साहब ने बल्कि आज ट्वीट भी की और उन्होंने कहा जी मैं जब जमानत के लिए यहाँ पे गया था तो जमानत तो उन्होंने नहीं दी, ठीक है नहीं देना, लेकिन मेरा ठट्ठा भी उड़ाया गया, मेरा मजाक भी उड़ाया गया और ये इजाफी था। तो जब ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई का केस यहाँ पे आता था जमानत के लिए, तो उस वक्त यही जजिस थे। क्या इन जजिस ने उस वक्त इंसाफ का बोलबाला किया था? क्या इन्होंने उस वक्त ये बात की थी कि देखिए जी हम तो मेरिट पे फैसला कर रहे हैं? उस वक्त मेरिट कहाँ था? तो मुझे यूँ महसूस होता है कि 2017 से लेकर 2022 तक इस अदालत ने हर किस्म के प्रेशर को ना सिर्फ वेलकम किया था बल्कि उन्हें फैसिलिटेट भी किया था, और जो फैसला आता था वो फैसला कर दिया जाता था, और किसी जज ने उस वक्त कोई एतराज़ नहीं किया। लेकिन जब इमरान खान साहब नहीं रहे और जब उनका दौर ख़त्म हो गया और उसके बाद भी डेढ़ एक साल तक इंतज़ार किया गया, और फिर अचानक आज ज़मीर जो है वो जागा और उसमें उस ज़मीर ने बहुत सारे एतराफ़ करने शुरू किए। अब कुछ सीनियर वकलाए और कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन सब का ये ख्याल है कि ये जो ख़त है ये बेसिकली साइफ़र केस के अंदर इमरान खान साहब को रिलीफ देने के लिए लिखा गया है कि जब ये शोरो होगा तो उसके बाद ज़ाहिर है साइफ़र केस के ऊपर अदालत के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा या कोई उनको समझाने वाला नहीं होगा या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो उनकी तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं आएगी। और इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि क्योंकि इशू इतना बड़ा बन गया है तो उसके बाद अदालत जो होगी मजबूर हो जाएगी कि वो एक फ़ैसला इमरान खान साहब की फेवर में कर दे। तो साइफ़र केस में हाई कोर्ट के अंदर ज़ाहिर साइफ़र केस चल रहा है, तो उसमें फिर ये रिलीफ मिल जाएगा इमरान खान साहब को। तो ये अब बातें होनी शुरू हो गई हैं कि इस ख़त का जो सबसे बड़ा बेनिफिशरी होंगे वो इमरान खान साहब होंगे, और साइफ़र केस जिसका ज़ाहिर इस वक्त हाई कोर्ट के अंदर ज़ेर समात है उसमें उनको बहुत बड़ी रिलीफ मिल जाएगी, और अगर ये ख़त ना होता तो शायद ये रिलीफ ना मिल सकती। तो बहुत सारे सवाल हैं जो ज़ाहिर है इस ख़त के बाद अब उठाए जा रहे हैं, और उन सवालों के जवाब भी ज़ाहिर है किसी न किसी ने देने। अब मियाँ दाऊद साहब जो एक सीनियर वकील हैं और अमूमन उनकी जो पटिशन्स आती हैं उनके बारे में बहुत सारे एतराज़ात भी किए जाते हैं कि किसी और रास्ते से आती हैं, लेकिन बहरहाल वो आती हैं। उन्होंने एक पटिशन दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उन्होंने कहा कि ये साजिश है और इसके पीछे एक सियासी जमात है, और ये सियासी जमात को फ़ायदा पहुंचाने के लिए साजिश की गई है, और अब इन जजेस के ख़िलाफ़ एक कमीशन बना के इनसे बाकायदा सबूत लेने चाहिए, और अगर सबूत नहीं होते और अगर ये अपने आप को साबित नहीं कर पाते जो इन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, तो इन सबको सज़ा होनी चाहिए। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो केसेस इनके पास है उन सबको दूसरी हाई कोर्ट्स में शिफ्ट कर देना चाहिए। तो अब ये एक पटिशन भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर फैसला करना है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है या नहीं होता। लेकिन बहरहाल इन जजेस ने एक पंडोरा बॉक्स खोला है, और उस पंडोरा बॉक्स में हो सकता है कि जो मौक़िफ़ इनका है वो दुरुस्त हो,
और अगर ये मौक़िफ़ दुरुस्त हो तो फिर ज़ाहिर है ज़िम्मेदारों को बाकायदा सज़ा होनी चाहिए और उसके बाद वंस फॉर ऑल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये डिक्लेयर कर देना चाहिए कि कोई भी जज किसी भी सीक्रेट एजेंसी या किसी भी पॉलिटिकल एजेंसी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से असर में नहीं आएगा, और अगर उसके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की जाए तो उसे फौरी तौर पर तौहीन अदालत का नोटिस लगाना चाहिए। यहाँ पर एक और सवाल भी है कि जब इन जजेस के पास प्रेशर आया या जब इनको बुला के कहा गया या इनके पास कोई ना कोई शख्स आया होगा ना जो जिसने मैसेज दिया होगा, तो जब वो आया तो ये तो खुद मुख्तार जजेस हैं, इनके पास तो वसी इख्तियारात हैं, ये फौरी तौर पे उस शख्स के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकते थे। ये फ़ौरन कह सकते थे कि क्योंकि आपने मुझे मुतासर करने की कोशिश की है, आपने फैसले के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की है, लिहाजा आपको मैं 6 साल कैद की सज़ा सुनाता हूँ। तो आपके पास तो पूरा इख्तियार था, तो आपने उस इख्तियार को इस्तेमाल क्यों नहीं किया? आप क्यों वो प्रेशर लेते रहे और उनकी मर्जी के फैसले करते रहे, और उसके बाद अचानक फिर आपने महसूस किया कि नहीं अब हमें बोलना चाहिए, तो फिर आप बोल पड़े। तो अगर फ़र्ज़ कर लें कि वो लोग ज़िम्मेदार हैं जो आपको प्रेशराइज करते रहे, तो आप भी इक्वली ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि आपने उस प्रेशर को एक्सेप्ट किया था, जबकि आपका हल्फ है कि आप किसी शख्स से मुतासर होकर या किसी दबाव में आके कोई फ़ैसला नहीं करेंगे। तो आपने सारे हल्फ की खिलाफ वर्जी कर दी, क्योंकि आपने बाकायदा प्रेशर लिया और फिर उस प्रेशर के मुताबिक आपने फैसले किए। अब ये कौन फैसला करेगा कि वो कितने फैसले थे जो प्रेशर में हुए? या तो जज साहबान ये डिक्लेयर करते हैं कि जी ये फैसला ये फैसला ये फैसला ये फैसला हमने प्रेशर में किया है और हमसे करवाया गया, और अब अगर वो आप फहरिस्त दे देते हैं तो उसके बाद ज़ाहिर वो फैसले सारे रिवर्स हो जाएंगे। फिर जो इमरान खान साहब को रिलीफ मिला है या फिर इमरान खान साहब को सज़ा हुई है, तो वो सारा का सारा ज़ाहिर फिर रिवर्स होगा। तो किसी जज ने किसी फैसले के बारे में बात नहीं की कि ये फैसला था जो हमसे हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करवाया गया था। तो अब अगर ये तस्लीम कर लिया जाए या ये एविडेंस दे दिया जाए या ये एविडेंस खोज लिया जाए कि जी फ़लाँ फ़ैसला प्रेशर में हुआ था, तो फिर जज साहब खुद भी ज़िम्मेदार हो जाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर तो लाज़म है कि आपने कोई फ़ैसला भी ना आपने किसी से ब्राइब होके करना है, ना आपने किसी का असर लेके करना है, ना आपने किसी से मुतासर होकर करना है। तो आपने वो करना ही नहीं है, क्योंकि ये तो सिस्टम के अंदर मौजूद ही नहीं है। तो जब आपने कर दिया तो फिर इक्वली ज़िम्मेदार आप भी हो गए, तो फिर तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस सारे जो सवाल हैं इनका जवाब ज़ाहिर है अब देना पड़ेगा, और अगर ये जवाब होगा तो फिर ही सिस्टम क्लीन हो सकेगा। इसमें जजों को अपनी ज़िम्मेदारी भी कबूल करनी होगी और उसके साथ साथ जो सिस्टम के अंदर ख़राबी है उसको भी देखना होगा। तो यहाँ पे आज इरफान सिद्दीकी साहब की एक ट्वीट चल रही थी, और बल्कि उन्होंने किसी जगह बयान दिया, और वो जो बयान है वो बड़ा दिलचस्प है और मैं वो पढ़ के आपको सुनाना चाह रहा हूँ आज के इस वीलाग के आखिर में। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो कह दिया है कि हम किसी किस्म का ज़िमनी इलेक्शन जो है वो नहीं लड़ेंगे, और साथ साथ हम मुल्क गिर एक एहतजाज का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब तो मार्केट के अंदर आ चुके हैं। अब अगर इस सारी सूरत हाल में मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने मदारस के तलबा को लेके निकल आते हैं तो वाकई फिर मसला ख़राब हो जाएगा। वो तो ज़ाहिर बात है जो हम किसी अगले वीलाग में पूरी डिटेल के साथ कह देंगे। लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब का ये कहना है कि 5 साल तक जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के हक़ में एक लफ्ज़ तक ना बोलने वालों के ज़मीर अचानक क्यों जाग गए? सवाल तो उनका बनता है। मुस्लिम लीग नून के अच्छा, इसके बाद 9 मई के मुलज़मान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मखसूस जमात की सहूलतकारी की जा रही है। वो कहते हैं कि सहूलतकारी की जा रही है इमरान खान साहब के लिए। इन जज साहबान को धमकियाँ देने या दबाव डालने वाले किरदारों को सज़ा देने का इख्तियार खुद इन जजों के पास था। वही बात कि जब आपके पास इख्तियार था तो आपने उसे इस्तेमाल क्यों नहीं किया? इन्हें चाहिए था कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी की तरह बरमला ऐसे किरदारों का नाम लेते और अदलिया पर असरअंदाज होने के इल्ज़ाम में उन्हें अपनी अदालतों में तलब करते। वही सवाल जो मैंने उठाया था। वज़ार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जजों ने अपने से जूनियर जजों पर असरअंदाज होकर ये ख़त लिखवाया जिसका मुहर्रक कोई और है। ये भी इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं। इनका एक साथी जज हक गोई के जुर्म में 5 साल अदालतों के धक्के खाता रहा, कोई उसके हक में एक लफ्ज़ तक नहीं बोला। एक आज जज के सिवा सब ने जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का सोशल बाइकाट किए रखा। आज इसके हक में आने वाले फैसले की आड़ लेकर वो एक सियासी एजेंडे के लिए उठ खड़े हुए। 1 अक्टूबर 2018 को जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की माजूली के बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी नवाज शरीफ के बारे में हर बेंच का हिस्सा थे। तो वही सवाल है कि नवाज शरीफ के खिलाफ तो आप फैसले करते रहे और वो फैसले साबित हुए कि वो फैसले करवाए गए थे और उन किरदारों ने माना कि हमने करवाए थे। तो इसका मतलब ये कि उस दौर में अदलिया के ऊपर दबाव था और अदलिया उस दबाव को कबूल कर रही थी। इन्होंने किसी एक मुकदमे में भी नवाज शरीफ को रिलीफ नहीं दिया है। मोहसिन अख्तर कियानी साहब के बारे में कहा जा रहा है।
वो इस्लामाबाद कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन बने रहें और इस बात को यकीनी बनाया कि जनरल फैज़ हमीद साहब की 2 साल की मेहनत ज़ाया ना हो और नवाज शरीफ या मरियम इंतखाबात से पहले जेल से बाहर ना आ सकें। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की सज़ा दी गई थी। दर हकीकत ज़ाब्ता इखलाक की धज्जियाँ इन जज साहबान ने उड़ाई हैं जो 9 मई के मुलजमान को सज़ाएँ सुनाए जाने के हतमी मरहले में इंतज़ामिया और एजेंसियों पर सवालात उठाकर एक मखसूस जमात के सहूलतकारों का किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये भी एक नुकता है कि 9 मई का केस क्योंकि चल रहा है और उस पर उनको रिलीफ देना मकसद है और इसलिए ये इस वक्त सब लोग बोल रहे हैं। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि मौक़िफ़ असल में है क्या, लेकिन बहरहाल एक पंडोरा बॉक्स खुल चुका है और इस पंडोरा बॉक्स से अब पता नहीं क्या क्या निकलता।